नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है उसका एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की। तब उनको जो भाई एक चीज आती है जिसमें उन लोग सिद्धहस्त हैं कि इमोशनल चीजें कोई बात करो। अब वो जो एक गुपकार डिक्लेरेशन था, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये जो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज थी, जो भी वहां की पार्टीज थी, उन लोगों ने आपस में मिलकर तय किया था कि हम लोग जम्मू कश्मीर के जो भी उनके हिसाब से संभव हो सकता है, जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता या उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उनके हिसाब से, उसके लिए साथ में संघर्ष करेंगे। इन्होंने कल एक नया नाम दिया कि गुपकार गैंग जो है वो किस तरह से क्या क्या कर रहा है, और कई ट्वीट किया। आजकल ट्वीट पे ही सारा मामला होता है। तो पहला उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग जो है वो गोइंग ग्लोबल है। उनका इशारा ये था क्योंकि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि बाइडेन के अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद और कमला हैरिस का इतने क्लियर कट ढंग से कश्मीर में जो सिविल लिबर्टीज को जिस ढंग से रोका गया है उसके बारे में उनके बहुत स्पष्ट उन लोगों के स्टैंड हैं। तो इनको यह है कि वो शायद उस बात को भी अगर कहीं उठाया ना जाए। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी राहुल गांधी पे अटैक किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड गुपकार गैंग को लेके क्रिस्टल क्लियर करे। अब मतलब ये आप अमित शाह जी आप कह रहे हैं कि क्रिस्टल क्लियर करिए आप सरकार, मतलब क्या क्रिस्टल क्लियर करे गुपकार गैंग? अब आप गुपकार गैंग एक तो बोल रहे हैं उसको, खैर गुपकार डिक्लेरेशन है, लोकल जो वहां के जितने दल हैं उन लोग आपस में मिल लिए हैं। और जैसा कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के इलेक्शंस हैं उसमें उनका गुपकार उनके साथ नहीं है, वो कहीं कहीं तालमेल कर रहे हैं उस गुपकार डिक्लेरेशन वाले पार्टियों के साथ, और उस तालमेल में कुछ सीटें छोड़ रहे हैं, कुछ सीटें लड़ रहे हैं। तो वो पार्ट ऑफ गुपकार वो नहीं है, कहीं वो भी आपस में भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं उनको सीटें भी छुट्टी हुई हैं। खैर ये माइनर डिटेल्स की बात है, लेकिन उनका ये कहना कि क्रिस्टल क्लियर करें। देश पिछले 6-8 महीने से कह रहा है कि आप एक बार क्रिस्टल क्लियर करिए, चीन का नाम लीजिए। आप नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हाल की बात जो आपको समझ में ज्यादा आएगी, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बहुत हुआ, आप जीते। बहुत से लोगों का यह कहना है कि आप स्पष्ट करिए, क्लिस्टर क्लियर कीजिए कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं नहीं हैं, आपके साथ हैं, आपकी शय पे चिराग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप क्रिस्टल क्लियर उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से जब आपको क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है वो कहते हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो वो भारत का तिरंगा उठाने से मना किया। ये वही बात है कि किसी की बात किसी के मुंह में डाल के वो करें। आप सब लोगों को मालूम है क्या हुआ था। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती के ऑफिस पे पहुंचे और उन्होंने वहां तिरंगा लगाने की कोशिश की। उन लोगों ने तिरंगा हटाया, उन्होंने कहा भाई यहां पे मेरे पार्टी का फ्लैग रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा काम हो गया जिसपे वो एंटी नेशनल हो गए, क्योंकि आजकल तो सर्टिफिकेट जैसे होता है ना, वो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को बांटने का काम और एंटी नेशनल किसी को भी कह देने में कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे गृह मंत्री तक को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जिस ढंग से इतने लूजली ये कमेंट्स दिए जाते हैं, जब गैंग की आप बात करते हैं और आप गुपकार गैंग कहते हैं, तो एक चीज याद रखिए, जो काम गुजरात में हुआ था, सोहराबुद्दीन मर्डर केस, इशरत जहां मर्डर केस, हरेन पांड्या मर्डर केस, इसके पीछे भी तो कोई गैंग काम कर रहा था। तो उसको तो लोग आज गैंग नहीं कहते हैं, उसको तो बहुत इज्जत मिलती है उन लोगों को। खैर, मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि आपने महबूबा मुफ्ती को कहा, उनके पिता मेन स्ट्रीम पार्टी की पॉलिटिक्स करते थे, वो आपके साथ पार्टनर थी, वो आप और वो उन्होंने आप लोगों ने राज किया जम्मू कश्मीर में, आज आप उसको गुपकार गैंग कह रहे हैं। एक व्यक्ति और आप फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पे के ऊपर वो कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में बहुत जल्दी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्योंकि मेरी राय फर्क है, मेरी राय शेख अब्दुल्ला के बारे में इन सारे लोगों से बहुत फर्क है। मैं शेख अब्दुल्ला को उसी श्रेणी का रखता हूं जिस श्रेणी का हिंदुस्तान का जब आजाद हुआ तो यहां का कोई भी वो जो बड़ा नेता था वो उसके बराबर है। उनका कद उनसे कम नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो कम तो कतई नहीं है। जल्दी से मैं आपको शेख अब्दुल्ला के बारे में एक बहुत रैपअप कर दूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। एक तो शेख अब्दुल्ला 6 फुट 4 इंच के थे कि 6 फुट 6 इंच के थे, ये आज तक डिसाइड नहीं हो पाया है। हम बाकी सारी चीजें डिसाइड कर लिए हैं, इनसे यही कर ले 6 फुट 4 इंच की 6 फुट 6 इंच। शेख अब्दुल्ला ने अपने मेमोयर में लिखा है कि उनके जो
वंशज थे, और वो वंशज बहुत दूर के नहीं, बाबा या पर बाबा के लेवल पे, उनका वो रघुराम कौल थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, और वो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। उसके बाद इनके पिता का इनके जन्म से कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पढ़ा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री किया। इन्होंने ही कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में बनाई और उसके पहले प्रेसिडेंट हुए। और इन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा, क्योंकि नाम से लगता है कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इस कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो मजलूम है, जो दबे कुचले, उन लोगों की लड़ाई के लिए है, ये केवल मुसलमानों की लड़ाई की या मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट किया था अपने पहले ही अध्यक्षीय भाषण में। फिर ये नेहरू और गांधी के संपर्क में आया और उन्होंने नेहरू और गांधी के कहने पर जून 1939 में कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। तो एक तरह से देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, देश के स्वतंत्र होने से पहले कांग्रेस जैसे बनी थी उस तरह की पार्टी है ये। आज जैसे नई पार्टी बन गई ना, बीजेपी अभी बन गई, जनता दल बन गई, समता पार्टी बन गई, और पार्टियां बन गई, बीजू जनता दल बन गई, ये उस तरह के नहीं है, ये पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उस जब पास हुआ संशोधन कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहां जो डेलीगेट प्रेजेंट थे जिन्होंने इस पे मुहर लगाई, 176 में 172 डेलीगेट्स ने सर्वसम्मति, मतलब एक तरह से सर्वसम्मति ही कहेंगे, 4 लोग या तो एब्सेंट, मतलब या तो इसके अगेंस्ट वोट दिया या वोट नहीं दिया, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 172 लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया। अब आगे समझ लीजिए, हरि सिंह जी राजा थे। हरि सिंह जी ने एक प्रजा सभा बनाई थी 1934 में। उन्होंने अपने यहाँ जो उनकी स्टेट थी उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी एक काउंसिल बनेगी, एक इस तरह का होगा, और उसका नाम प्रजा सभा रखा गया। प्रजा सभा में कहा गया कि 75 मेंबर होंगे, 12 ऑफिशियल होंगे, 30 नॉमिनेटेड होंगे और 33 इलेक्टेड होंगे। उस 33 इलेक्टेड में भी था कि उसमें से 21 मुस्लिम होंगे, 10 हिंदू होंगे, 2 सिख होंगे। उसमें फिर फर्दर था कि कश्मीर में जो प्रोविंस है उसमें 16 नुमाइंदे जाएंगे, और जो जम्मू प्रोविंस है वहां के 17 नुमाइंदे होंगे। वो प्रोविंस को वो लोग उस समय प्रांत बोला जाता था राजा साहब के यहाँ। और जो लद्दाख है जिसको वो वजारत बोलते थे, जिला मतलब, वहां से 2 लोग नॉमिनेटेड होंगे। गिलगिट जो फिर जिला था, वजारत था उनका, वहां से 1 आदमी नॉमिनेट होगा। और चेनानी जो जागीर थी उनकी उधमपुर के पास, वहां से 1 आदमी नॉमिनेट होगा। इलेक्शन जम्मू और कश्मीर में ही होंगे। ये मैं जल्दी से आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि शेख अब्दुल्ला की कुर्बानी और उन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया इस देश के लिए। जब इलेक्शन हुए 1934 में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला वाली ने 16 सीट जीती, डोगरा सदर सभा ने 13 सीट जीती, पंडित पार्टी ने 3 सीट जीती, सिख पार्टी ने 3 सीट जीती। लेकिन अल्टीमेटली डोगरा सदर सभा ने ही सरकार बनाई, मतलब वही सरकार क्या, रूलिंग डिस्पेंसेशन हुआ। और इसके साथ इनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो ज्यादा बड़ी पार्टी थी, इन्होंने उनके साथ काम किया। इन्होंने जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसी तरह पे, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रोविंस के आधिपत्य में था ये, तो यहां पे क्विट कश्मीर एजिटेशन किया राजा के खिलाफ में 1946 में। ये उसमें बंद हो गए, इनको 3 साल की सजा हुई, लेकिन इस बीच देश आजाद हो गया। 29 सितंबर को नेहरू और गांधी के बीच में पड़ने के बाद इनको जेल से रिहा किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, और वो साथ में वो कागज भी लगा दे रहा हूं, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने, जिसके द्वारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। और उसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी, जो साथ में लगी हुई है, इसमें आप देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस इंटरिम गवर्नमेंट को मैं एक सेट कर रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी मैं शेख अब्दुल्ला को देना चाहता हूं, जो मेरे पीएम के साथ काम करेंगे। माउंटबेटन ने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब इस सारे उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जैसे मैंने पहले कहा, वो लोग इंस्ट्रूमेंटल थे। 30 अक्टूबर 1947 को एज हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन शेख अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण किया। और एक चीज और, क्योंकि वो उसके बाद की चीजें आप सब लोगों को के मतलब पब्लिक रजीम में मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए क्या था, शेख अब्दुल्ला ने ही वो जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया बनाई थी, जिसने पाकिस्तान से आए हुए लोग जो कश्मीर पे कब्जा करना चाहते थे उससे लड़ाई की थी, जब तक हिंदुस्तानी फौजें नहीं पहुंची थी। उसके बाद भी वो उनके सपोर्ट में रही जम्मू कश्मीर मिलिशिया। और 1972 में, दिसंबर 1972 में, ये JNK लाइट इन्फेंट्री के रूप में हिंदुस्तान की जो हमारी फौज है
उसमें सम्मिलित हो गई है। ये मैंने जल्दी से आपको इसलिए बताया कि कई लोगों को लगता है, उसके बाद की हिस्ट्री आपको पता है कि कैसे शेख अब्दुल्ला जेल गए, फिर क्या हुए, फिर निकले, फिर वो जेल गए, फिर निकले, नेहरू ने जेल भेजा, फिर वापस निकले, फिर शास्त्री के समय जेल गए, फिर वापस निकले, फिर इंदिरा के समय जेल गए, फिर वापस निकले, फिर वहां के मुख्यमंत्री बने और 10 साल सन 82 में मेरे ख्याल में उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो वहीं के मुख्यमंत्री रहे। बहुत ही इज्जत और बहुत ही प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको दिया। अभी क्या हुआ है, जो जैसा सबको पता है कि ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी और इन लोगों को यह लग रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में ये जो गुपकार अलायंस है, जो लोकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टी, ये लोग भाग नहीं लेंगी, क्योंकि एक हिस्ट्री है कश्मीर की जहां पे लोकल पार्टीज ने कई बार इलेक्शन का बैकआउट किया है। और अभी वो 370 के खिलाफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिस्टोर करो इसको, ये गलत, आपने इसको हटाया है, वो रिस्टोर करने की मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों का पूरा कैलकुलेशन ये था कि ये यहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और पिछले 1 साल में जो जिले को, जो पैसा स्टेट को जाता था, वो जिले के माध्यम से इन लोगों ने डायरेक्टली जिलों को दिया है और फिर कहा है कि देखो ये पैसा, इस तरह की बातें की और वहां पे एक गुडविल बनाने की कोशिश की जो अपने आदमियों की। लेकिन जो भी कारण रहा हो, ये गुपकार अलायंस में जो पार्टीज हैं उनको ऐसा लगा कि अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी नादानी और भूल होगी। उन्होंने लास्ट मिनट, जब 4 नवंबर को ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 28 नवंबर से 24 दिसंबर तक, 28 नवंबर मतलब 16 तक लास्ट नॉमिनेशन की डेट है, शायद कल या परसों तक थी, और फिर 28 से या 29 से वोट पड़ेंगे, 22 दिसंबर से गिनती शुरू होगी, 24 तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाना है। तब इनको एकदम से जब ये लोग आ गए कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब बीजेपी को परेशानी हो रही है, क्योंकि कल एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक टर्म यूज किया है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पे क्या हो गया था, कश्मीर जो वैली है वो तो थोड़ा बीजेपी के अगेंस्ट रहती है, बीजेपी वहां कभी कुछ इनरोड नहीं कर पाई है। जो जम्मू है वहां पे बीजेपी का अपना दबदबा रहता है, क्योंकि वहां हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। तो बीजेपी को था कि अब इस बार इन लोग वहां पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जम्मू तो जीतेंगे ही, वहां पे भी जीत लेंगे। लेकिन एक चेंज हो गया जम्मू में इस बीच। चेंज ये हो गया कि अभी आपने अगर बिहार इलेक्शन सुना हो, तो मैं जिस प्रदेश के आता हूं, वहां के मुख्यमंत्री बिहार में जाके ये आह्वान कर रहे थे लोगों से कि आप लोग जाइए और प्लॉट खरीदिए जम्मू कश्मीर में। कल एक बड़े पत्रकार हैं आलोक जोशी जी, सीएनबीसी के पूर्व प्रमुख रहे हैं, उन्होंने कल एक किसी टीवी डिबेट में कहीं कहा है कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री, और वो कहे हैं कि मैं भी उसी जगह से आता हूं, वो उत्तराखंड की बात कर रहे थे, हम दोनों लोग एक ही क्षेत्र जगह से हम लोग की पैदाइश है। वो कहने लगे कि ये मुख्यमंत्री हैं कि ये कॉलोनाइजर हैं। आलोक जोशी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हैं कि कॉलोनाइजर हैं, कि जाके लोगों से कह रहे हैं प्लॉट खरीदो, प्लॉट खरीदो। और उन्होंने एक ठीक बात कही, उन्होंने कहा कि लोग अपने गांव तो जाते नहीं है, पूरी पीढ़ी निकल जाती है जो अपना गांव का मुंह नहीं देखती है। गांव कितने लोग जा रहे हैं, हमारे और आप में से ये जाहिर है, ये सारे लोग गांव जाना छोड़ के, अपने घर जाना छोड़ के कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद लें, ये कुछ अजीब सी चीज थी। लेकिन इसका एक इफेक्ट क्या हुआ कि जो जम्मू के लोग हैं उनको जब ये हुआ ना कि बाहर वाले भी आके प्लॉट खरीदेंगे, बाहर वाले भी आके प्लॉट खरीदेंगे, और खास करके जो पहाड़ की जगहें हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो अरुणाचल हो, यहां पे जब भी लोग जाके इस तरह की जमीनें खरीदते हैं तो वहां लोकल लोगों का शोषण होता है। ये पुरानी हिस्ट्री है। जम्मू के लोगों को भी ये समझ में अब आने लगा है कि अगर यहां बाहर के लोग इस तरह से उनको खुली छूट दे दी जाएगी कि यहां प्रॉपर्टी खरीदने की, तो वो जो भी वहां उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित किया, जिस तरह का भी बिजनेस करते हैं, वो खतरे में आएगा। तो ऐसा लगता है कि जम्मू के लोग भी जिस तरह से एक तरफा भाजपा का साथ देते थे, वो शायद इस बार नहीं देंगे। अब वो सारी समस्याएं शुरू हो रही हैं। तो अपने पास पुराने फॉर्मूले हैं ही, पुराने फॉर्मूले यही हैं कि आप बात करिए कि तुम देशद्रोही हो, आप बात करिए कि तुम चाइना हो। अब बजाय मूल बातों के इधर घुमा फिरा के सारे लोगों को बात करते रहना है। और इस पे सबसे अच्छा ट्वीट मुझे लगा, उमर अब्दुल्ला ने कहा है, उनका कहना है कि सारी दिक्कत उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से हमने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पिछले 1 साल से कोई गुपकार गैंग नहीं था, अब वो गैंग हो गया है। तो एक सलाह भी ये भी है कि अगर मान लीजिए इस तरह के लोग हैं और वो देश की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, उनको आप इस तरह का अगर टर्म यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन सारी पार्टियों के चुनाव लड़ने पे रोक लग जाए। इस तरह के इस तरह का भी हम लोग क्यों नहीं ला सकते हैं अमेंडमेंट
कानून में एक अमेंडमेंट ले आइए देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसको होम मिनिस्ट्री कह दे कि ये देशद्रोही, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है। एक और ले आइए कि जिस पार्टी को कह दे आप का मंत्रालय कि ये पार्टी देशद्रोही, उसके इलेक्शन पे रोक लगा दीजिए। चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी मेरे ख्याल में। तो जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आता है तब तक लोकतंत्र फिर एक बार कसौटी पे है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वो लोग कैसे वोट देते हैं और कौन जीत के आता है। ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि हम किस गैंग के कब्जे, हम गुपकार गैंग के कब्जे में हैं या एक दूसरा गैंग, एक दूसरी पार्टी जो गैंग की तरह ऑपरेट करती है, हम उसके कब्जे में हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।